हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 25 फरवरी 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। न्यूज़ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की न्यूज़ सिंपल भी बहुत है, एक ही बार में आपको याद हो जाएंगी। तो वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ मैं डेली अपलोड करता हूं मेरे टेलीग्राम पर। तो आप मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, टेलीग्राम में कई सारे फेक अकाउंट्स भी मेरे नाम से बने हुए हैं। इस वजह से आप ऑफिशियल टेलीग्राम ही ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, स्टैटिक जीके का आप इसे बोल दो या फिर आर्ट एंड कल्चर का भी आप इसे बोल। मेरा सवाल आपसे ये था कि सिंगमो जो कि एक फोक डांस है, ये कौन से राज्य से एसोसिएटेड है। तो दरअसल ये एसोसिएटेड है गोवा से। अब देखिए, सिंगमो के बारे में बात कर लेते हैं। सिंगमो अपने आप में फोक डांस भी है और ये गोवा में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल भी है। और जिसकी मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है ना। इस पर्टिकुलर डांस को भी गोवा में ही परफॉर्म किया जाता है और इसको बोलते हैं घोड़े मोरनी। क्या बोलते हैं? घोड़े मोरनी। और 3 साल पहले ये क्वेश्चन आरओ एआरओ में पूछा गया था कि घोड़े मोरनी कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। कई सारे लोग मोरनी के रूप में इस तरीके से इसे डांस परफॉर्म करते हैं, कई सारे लोग घोड़े का इस तरीके से स्टैचू लेकर इसे परफॉर्म करते हैं। तो गोवा इज द राइट आंसर। गोवा में इस टाइम पर मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? टी एस श्रीधरन पिल्लई इस टाइम पे गवर्नर है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में दुबई पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए जो वीजा की अवधि है, ये कितने दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तो देखिए, दुबई के अंदर भारतीय पर्यटकों के लिए एक खुशखबरी है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री वीजा फैसिलिटी भारतीयों को दी गई है अगले 5 सालों के लिए। अब इसका पूरा मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तक ये होता था कि अगर आप दुबई जाते थे तो उसके लिए आपको वीजा लेना होता था और आप टूरिस्ट वीजा पे मैक्सिमम 60 दिन तक दुबई में रुक पाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। अब आप एक बार में मैक्सिमम 90 दिन तक रुक सकते हो, मतलब 3 महीने तक रुक सकते हो। इतना ही नहीं, एक साल के अंदर आप मैक्सिमम 180 दिन तक रुक सकते हो। अब ये आप 180 दिन तक दो बार में भी रुक सकते हो, जैसे कि एक बार आप 90 दिन रुक के आए, फिर आप वापस आ गए, फिर आप अगले बार जाके 90 दिन तक रुक आए। तो आप ऐसे भी रुक सकते हो या फिर आप कितने भी बार जाके, लेकिन 180 दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इतना ही नहीं, इसी तरीके से आप एक बार वीजा उपलब्ध होने पर अगले 5 वर्षों तक इस तरीके की फैसिलिटी ले सकते हो। दुबई की गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है कि साल 2023 में भारत की तरफ से दुबई में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ये थी 2.46 मिलियन, मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 24 लाख भारतीय पर्यटक वीजा पर घूमने के लिए दुबई में पहुंचे हैं। इस वजह से दुबई सरकार ने ये फैसिलिटीज भारतीय पर्यटकों को दी है। एक और बात ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया है, ये हमारे कौन से पड़ोसी देश हैं जिन्होंने भारतीयों के लिए फ्री वीजा एंट्री कर दी है। तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका जाने के लिए आज की डेट में आपको वीजा की जरूरत नहीं है। दूसरा है इंडोनेशिया, यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। और तीसरा है थाईलैंड। थाईलैंड ने भी वीजा फ्री एंट्री भारतीयों को दी है। हाल ही में पूरे दुनिया में मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर के रूप में कौन उभर के आए हैं और इनको जो अप्रूवल रेटिंग मिली है, ये 78% मिली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर रेटिंग है, ये किसी भारतीय एजेंसी ने नहीं बनाई हुई है, ये अमेरिकी एजेंसी है। ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट। इनके द्वारा ये लिस्ट बनाई गई है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं पूरे दुनिया पे। दूसरे नंबर पे कौन रहे? तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेस। क्या नाम है? एंड्रेस मैनुअल लोपेस। ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पर रहे हैं, ये रहे हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली। क्या नाम है? जेवियर मिली। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जे बिडेन, उनको इसमें 11वां स्थान हासिल हुआ है। कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम पे, जस्टिन ट्रूडो, इनको 17वीं रैंक हासिल हुई है। और पिछले 2 सालों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर के आए हैं। मतलब 2022 में भी मोस्ट पॉपुलर लीडर थे और 2021 में भी मोस्ट पॉपुलर लीडर थे। उससे पहले अगर बात करें, 2017 और 18 में भी रह चुके हैं। ये कौन है जिनको बंधन बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है?
तो इसके नए सीएफओ बने हैं राजीव मंत्री। राजीव मंत्री को फाइनेंस सेक्टर में 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, इन जैसे देशों में भी बैंकिंग के रूप में सर्व कर चुके हैं कई सारे ब्रांड्स को। और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है वो हैं अभिजीत घोष। अभिजीत घोष अब रिटायर हो गए हैं, इनकी जगह पर राजीव मंत्री आ जाएंगे। बंधन बैंक की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और बंधन बैंक के सीईओ हैं CS घोष, चंद्रशेखर घोष। ये कौन है जिनको भारतीय रेलवे बोर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीनियर IRS अधिकारी हैं, 1987 बैच के अधिकारी हैं। और ये है अनिल कुमार खंडेलवाल। तो अनिल कुमार जी अब रेलवे बोर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्यभार संभालेंगे सदस्य के रूप में। और भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 में डलहौजी के टाइम पीरियड पे करी गई थी। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो इंडियन रेलवे के सीईओ कौन है इस टाइम पे? जल्दी से बताइएगा अगर आपको पता है तो। एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले IRCTC के नए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं संजय कुमार जैन, SK जैन। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है मनोहर जोशी। अभी हाल ही में इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन से पद को इससे पहले संभाल चुके हैं? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर जोशी जी। इतना ही नहीं, इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ध्यान से समझिएगा, अच्छा खासा इनका कार्यकाल रहा है। सबसे पहले 1995 से लेकर 99 तक इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सर्व किया है। उसके बाद 99 से लेकर साल 2002 तक ये मंत्री रहे हैं हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय के अंतर्गत। फिर उसके बाद 2002 से लेकर 2004 तक ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। और 2006 से उसके बाद 12 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। मतलब ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये मंत्री भी रह चुके थे, लोकसभा में भी सर्व कर चुके थे और राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके थे। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करी जाए तो ये किससे बिलोंग करते थे? ये शिवसेना से बिलोंग करते थे। भारत के साथ ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन को लेकर पैक्ट साइन किया है? तो भारत ने डेनमार्क के साथ ये पैक्ट साइन किया है। और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पर्टिकुलर बाइलेटरल रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है और दुनिया भर के कई सारे देश यहाँ पर व्यापार को बढ़ाने के लिए हिस्सा भी ले रहे हैं। तो भारत और डेनमार्क के बीच में अभी 75 ईयर्स हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। मतलब पिछले 75 सालों से हम डेनमार्क के साथ व्यापार और कारोबार कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में एक नया लोगो भी जारी किया गया है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हो। ये है वो नया लोगो। और ये जो कोलैबोरेशन साइन हुआ है भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर और डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है लार्स लोकी। क्या नाम है? लार्स लोकी। इन दोनों के बीच में हुआ। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत भारत और डेनमार्क आने वाले समय में ट्रेड को दुगना करने का काम करेंगे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है? मैट फ्रेडरिक्सन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जापान की कैपिटल टोक्यो और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ये कौन सा अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट है जो कि दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बन चुका है जिसने कि चंद्रमा पर लैंडिंग करी है? तो इसका नाम है ओडिसस। क्या नाम है? ओडिसियस स्पेसक्राफ्ट। और पहला प्राइवेट इंडस्ट्री स्पेसक्राफ्ट है ये। मतलब आज तक चांद पर लैंडिंग 5 देश कर चुके हैं। कौन कौन? अमेरिका, उसके बाद रशिया ने करी लैंडिंग, उसके बाद चाइना ने लैंडिंग करी, फिर भारत चौथे नंबर का देश रहा और अभी हाल ही में जापान ने लैंडिंग करी थी। अभी तक क्या था कि पांचों देशों की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, स्पेस एजेंसीज, उन्हीं ने यहाँ पर लैंडिंग करी थी। लेकिन पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने स्पेस क्राफ्ट बनाकर यहाँ पर लैंडिंग करी है। तो ये अमेरिका के अंदर हॉस्टन में स्थित एक कंपनी है जिसके द्वारा इस स्पेस क्राफ्ट को बनाया गया है। और इसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है इंट्यूटिव। क्या नाम है? इंट्यूटिव मशीन्स, जिसके द्वारा ये स्पेसक्राफ्ट बनाया गया। और इसको लॉन्च करने के लिए इन्होंने स्पेस एक्स की मदद ली थी। स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट यहाँ पर यूज किया है। ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये चंद्रमा के साउथ पोल के अंदर रिसर्च करेगा।
एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, तो इनकी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा पहला सोलर प्रोजेक्ट कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? तो उन्होंने इसको राजस्थान के अंदर स्थापित किया है। ये जो नया सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, ये 70 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इस बिजली की मदद से 60,000 घरों के अंदर ये ऊर्जा पहुंचाई जाएगी। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये जो प्लांट है, ये प्लांट मदद करेगा 60,000 घरों के अंदर बिजली पहुंचाने के रूप में। और पूरे वर्ष में एनुअली ये 370 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इतना ही नहीं, इस प्लांट की मदद से 3 लाख टन CO2 एमिशंस को भी कम किया जाएगा। राजस्थान में हाल ही में विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की सरकार आ गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा। यहाँ पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। एनटीपीसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है एनटीपीसी का नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। भारत का पहला गति शक्ति रिसर्च सेंटर कौन से इंस्टीट्यूट में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आईआईएम शिलोंग में। अब सवाल उठता है कि गति शक्ति रिसर्च सेंटर है क्या? इसका मेन उद्देश्य ये होगा आईआईएम शिलोंग के अंदर, देखिए, इसका मेन पर्पस ये है कि आईआईएम शिलोंग का जो कैंपस है, उसके अंदर एक ऐसी यूनिट बनाई गई है जो कि आने वाले समय में किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना हमारे, जैसे कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, ठीक है, इन सभी राज्यों के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए ये प्लान बनाने का काम करेंगे। साथ में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना चाहिए, उसका भी ये ख्याल रखेंगे। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि ये यूनिट आईआईएम शिलोंग के अंदर बनाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि आईआईएम शिलोंग के जो स्कॉलर्स हैं, उनके आइडियाज़ का फ़ायदा इस यूनिट को मिलेगा। और ज़ाहिर सी बात है, जो योजनाएं उसके बाद लॉन्च करी जाएंगी, उसका फ़ायदा सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को मिलेगा। देश है जो कि पहला ऐसा एशियन कंट्री बन गया है जिसने आईएलओ के एक इनिशिएटिव को गवर्नमेंट लेवल पर लॉन्च किया है, या आप बोल सकते हो पूरे देश भर में लॉन्च कर दिया है। इसका पहले आप मतलब समझिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट जारी करी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि कार्यस्थल पर हिंसा हो रही है और उत्पीड़न हो रहा है। इनको खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कदम उठाने चाहिए। आज की डेट में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें चाहे प्राइवेट सेक्टर में, दुनिया के लगभग हर एक देश में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कभी किसी का उत्पीड़न हो रहा है, हैरेस किया जा रहा है, या यौन उत्पीड़न हो रहा है, या फिर हिंसा करी जा रही है। तो इस तरीके की चीज़ों को समाप्त होना चाहिए और जो वर्क प्लेस हैं उनमें हेल्दी एम्बियंस होना चाहिए। तो पहला ऐसा एशियन कंट्री फिलीपींस बन गया है। फिलीपींस की गवर्नमेंट ने पूरे नेशनल लेवल पर अपने देश में इस तरीके की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है और आईएलओ की प्रशंसा करी है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं मनीला। और फिलीपींस के इस टाइम पर प्रेसिडेंट हैं बोंग बोंग मार्कोस। क्या नाम है इनका? बोंग बोंग मार्कोस। और आईएलओ की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। आईएलओ के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं गिलबर्ट होंगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट होंगबो। ये कौन है जिनको लता मंगेशकर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेबैक सिंगर हैं। इनका नाम है सुरेश वाडकर। और पिछले साल ही इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार की तरफ से। लता मंगेशकर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार को सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था 1984 में। और आज की डेट में हर एक राज्य सरकार अपने लेवल पर इस पुरस्कार को बांट सकती है। मतलब कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स लता मंगेशकर पुरस्कार अपने राज्य के बेहतरीन सिंगर्स को प्रदान करते हैं। इस पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि लद्दाख के अंदर पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन शुरू हो गई है। तो अब सवाल ये है कि उसको जीता किसने है? तो इसको जीता है मध्य प्रदेश के भोपाल से बिलोंग करने वाले दो लोगों ने। एक तो हैं भगवान सिंह और दूसरे हैं महेश खुराना। इन दो लोगों ने लेह लद्दाख में हुई पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2023 को अपने नाम कर दिया है। इसको 2 इवेंट में लॉन्च किया गया था, 21 किलोमीटर की कैटेगरी में और 10 किलोमीटर की कैटेगरी में। ये जो मैराथन उस टाइम पर लॉन्च करी गई थी, इसका मेन उद्देश्य ये था
कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आज की डेट में जो ग्लेशियर्स हैं वो कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। और ये जो पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन थी, इसकी थीम भी कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि शायद ये आखिरी फ्रोजन लेक मैराथन हो सकती है दुनिया भर में। और ये दुनिया की सबसे ऊंची लेक मैराथन भी थी। आप ये समझ लीजिए, 18,680 फीट की ऊंचाई पर यह मैराथन कंडक्ट करी गई थी। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, वेदों में, वैदिक पीरियड में जो स्कूल हुआ करते थे, जहाँ पर लोग वेदों से जुड़े हुए चीज़ें सीखने जाते थे या सिखाने जाते थे, सिखाने जो गुरुजन होते थे वो सिखाने जाते थे, जो छात्र होते थे वो सीखने जाते थे, तो उस पर्टिकुलर जगह को क्या कहा जाता था वैदिक पीरियड में? जैसे आज हम उसे स्कूल बोल देते हैं, तो उसे वैदिक पीरियड में क्या कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए, इसमें मैंने किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप स्टेट का कोई भी एग्जाम, यूपी पुलिस जैसे हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पर मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर का क्रैश कोर्स, ये सब मैंने एक ही बैच में आपको दे दिया है। डेमो क्लास भी इसमें अवेलेबल है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से पहले डेमो क्लास लीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो ही आप इस बैच को अवेल करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप पर्टिकुलर सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, सिर्फ साइंस, इस तरीके के बैचेस भी एग्जाम इंजन पे अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।